वो कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन से किसी चीज को पाने की इच्छा हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसे सच कर दिखाया है कानपुर की इस छोटी सी बच्ची ने। इस बच्ची ने ये भी साबित कर दिया है कि किसी मासूम दिल के सपने को पूरा करने के लिए कोई दूरी, कोई कमी और कोई बाधा रोक नहीं सकती। दरअसल तस्वीरों में आप जिस बच्ची को सीएम योगी के साथ देख रहे हैं वो कानपुर की रहने वाली मूक बधिर खुशी है, जिसने सीएम से मिलकर सपनों को सच करते हुए 90 किलोमीटर की दूरी को अकेले पैदल चलकर पूरा किया। सीएम योगी से मिलने कानपुर से लखनऊ पहुंची मूक बधिर खुशी। 22 नवंबर को खुशी सीएम आवास के बाहर रोती मिली तो पुलिस उसे थाने ले गई। जब इसकी जानकारी सीएम योगी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत उसे बुलाने के निर्देश दिए। 26 नवंबर की सुबह खुशी सरकारी गाड़ी से मुख्यमंत्री आवास पहुंची। सीएम ने उसकी पढ़ाई, कान की मशीन और परिवार के लिए आवास की सुविधाओं के लिए आदेश दिए। सीएम योगी से मिलने के बाद खुशी ने इशारों में पुलिस बनने का जिक्र किया और सीएम के लिए उपहार के रूप में खुशी ने खुद से बनाई हुई पीएम मोदी और सीएम योगी की स्केच भेंट की। सीएम ने इस दौरान उसके परिवार वालों से बातचीत भी की। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मकान में रहते हैं? अच्छा, मकान नहीं है आपके? नहीं, मकान नहीं है। बस ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वहीं कानीपुर के रहने वाले। एक आवास दिलाओ भाई इनके। अभी हम आवास दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी, रात भर बनाया है। विकास सर्टिफिकेट बनवाए सर। अभी 2 महीने से पेंशन चालू हुई है। चालू हो गया ना? राशन मिलता है, सेंटर मेरे पास है पूरा। रहने का नहीं है बाबा जी, यही एक थोड़ा दिक्कत तो बच्ची के लिए बस मशीन की व्यवस्था है सर, हो जाए थोड़ी। मशीन वगैरह दिलवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर सीएम ने सिर पर हाथ रखकर खुशी को आशीर्वाद दिया। उसकी पढ़ाई के लिए कानपुर के मूक बधिर कॉलेज में प्रवेश की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया और उसके स्किल डेवलपमेंट में मदद के लिए मोबाइल और टैबलेट भी दिया। राज्य सरकार की ओर से खुशी के कान के बेहतर इलाज और परिवार को सरकारी आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही उसका इलाज शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में संगठन में बड़े बदलाव का मुख्य कारण पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव है। पार्टी का यह निर्णय संगठन को और भी मजबूती देगा। नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में पार्टी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा है। पार्टी नेताओं ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया है। बीजेपी ने यूपी में 14 नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। नए जिलाध्यक्षों में पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी दोनों क्षेत्रों के नेता शामिल हैं। मेरठ, हापुड़, फिरोजाबाद, अलीगढ़ महानगर में नए जिलाध्यक्षों को कमान। हाथरस, अलीगढ़ जिला, एटा, जालौन, झांसी, हमीरपुर में हुआ बदलाव। फतेहपुर, बाराबंकी, जौनपुर, कौशाम्बी में भी नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति। 6 पिछड़े, 1 अनुसूचित और 7 सामान्य वर्ग से जिलाध्यक्ष बनाए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान जल्द हो सकता है। इन नई नियुक्तियों के साथ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना उसकी प्राथमिकता है। पार्टी को उम्मीद है कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के इस नए समीकरण से चुनाव मैदान में उसे फायदा मिलेगा। अब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा का इंतजार है, जो संगठनात्मक रणनीति को और स्पष्ट करेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में संगठन में बड़े बदलाव का मुख्य कारण पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव है। पार्टी का यह निर्णय संगठन को और भी मजबूती देगा। नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में पार्टी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा है। पार्टी नेताओं ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया है। बीजेपी ने यूपी में 14 नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। नए जिलाध्यक्षों में पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी दोनों क्षेत्रों के नेता शामिल हैं। मेरठ, हापुड़, फिरोजाबाद, अलीगढ़ महानगर में नए जिलाध्यक्षों को कमान। हाथरस, अलीगढ़ जिला, एटा, जालौन, झांसी, हमीरपुर में हुआ बदलाव। फतेहपुर, बाराबंकी, जौनपुर, कौशाम्बी में भी नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति। 6 आपने 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में सुना होगा। उत्तर प्रदेश की पहचान क्या होती थी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से। आज हमने अपने साथ जुड़ी हुई उस पहचान को हटा करके
वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के साथ हमने उत्तर प्रदेश को आज जोड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है और प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। सीएम योगी ने गुरुवार को नोएडा के सेक्टर 50 में बने मेदांता अस्पताल का उद्घाटन कर स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इजाफा किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना के माध्यम से देश के हर गरीब को प्रतिवर्ष 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। 6-7 वर्षों में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की फ्री सेवा उपलब्ध करवाने का कार्य अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश के हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में धनराशि देना प्रारंभ किया। अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने एक वर्ष में 1300 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सुविधा के लिए गरीबों को उपलब्ध करवाए हैं। जो प्रदेश के किसी भी उस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जहां पे उसका उपचार हो रहा है उसे राहत मिलनी चाहिए, वहां पर हमने ये धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाई है कि उसको बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके और हर वर्ष हम ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने अपने नोएडा दौरे के दौरान जेवर एयरपोर्ट निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य को गति देने का निर्देश दिया है। आपने 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में सुना होगा। उत्तर प्रदेश की पहचान क्या होती थी? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया से। आज हमने अपने साथ जुड़ी हुई उस पहचान को हटा करके तस्वीरें अलीगढ़ से हैं, जहां गुरुवार को शाही जामा मस्जिद ऊपरकोट के आसपास अवैध अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कराया। इस कार्रवाई के दौरान नालों पर लगे जाल, सीढ़ियां और फुटपाथ पर बने निर्माण तोड़े गए। नगर निगम ने प्रवर्तन दल और पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई की और अब पूरे मामले पर भी नजर डालते हैं। जामा मस्जिद के आसपास लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण करने वालों को नगर निगम ने कई बार चेतावनी भी दी। अवैध अतिक्रमण से शहर की साफ सफाई, जल निकासी की व्यवस्था में बाधा पहुंच रही थी। ट्रैफिक व्यवस्था में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों ने नालों पर जाल, फुटपाथ पर निर्माण और सीढ़ियां बना रखी थी। इस अवैध अतिक्रमण को नगर निगम ने पुलिस के सहयोग से हटवाया। हम लोगों ने एक बृहद अभियान चलाया अमरकोट जामा मस्जिद के आसपास, जहां पर जो अवैध अतिक्रमण था उसको ध्वस्त करवाया गया। लोगों को चेतावनी दी गई, कई हजारों रुपए का हम लोगों ने चालान भी काटा। अब हम वहां पर हाई रेजोल्यूशन, हाई स्पीड कैमरेज इंस्टॉल करने की प्रक्रिया में हैं ताकि दोबारा से अतिक्रमण ना लग सके। इसके अलावा इस बार हम लोगों ने ये भी शुरुआत की है कि जहां से भी अतिक्रमण हटाएंगे लोकल थाने को उसकी सूचना देंगे, उनसे साइन कराएंगे ताकि दोबारा से अतिक्रमण वहां पे किसी भी अवस्था में वापस से पुनर्स्थापित ना हो सके। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी में कड़ी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इंटरसेप्टर इंटेलिजेंस कंट्रोल सेंटर से निगरानी की जाएगी। भविष्य में अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए पुलिस से सहयोग मांगा गया है। इसके साथ ही अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई है। तस्वीरें अलीगढ़ से हैं, जहां गुरुवार को शाही जामा मस्जिद ऊपरकोट के आसपास अवैध अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कराया। इस कार्रवाई के दौरान नालों पर लगे जाल, सीढ़ियां और फुटपाथ पर बने निर्माण तोड़े गए। नगर निगम ने प्रवर्तन दल और पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई की और अब पूरे मामले पर भी नजर डालते हैं। जामा मस्जिद के आसपास लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण करने वालों को नगर निगम ने कई बार चेतावनी भी दी। अवैध अतिक्रमण से शहर की साफ सफाई, जल निकासी की व्यवस्था में बाधा पहुंच रही थी। ट्रैफिक व्यवस्था में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों ने नालों पर